हेलो एवरीवन। नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद आपका अपनी आयुर्वेद क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम प्रसूति विज्ञान व स्त्री रोग के बारे में अध्ययन कर रहे थे। प्रसूति विज्ञान में हम प्रसव अवस्था प्रकरण जान रहे थे। इससे लास्ट लेक्चर्स में हमने गर्भावस्था प्रकरण भी जाना था। तो प्रसव अवस्था प्रकरण में आज हम गर्भ की जो स्थिति रहती है गर्भाशय के अंदर, यानी गर्भ की प्राकृतिक व विकृत जो स्थिति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये है आयुर्वेद नर्सिंग डीएनपी स्टूडेंट्स एंड बीएमएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है, इसलिए आप जुड़े रहे। तो सबसे पहले जब इसमें बताया गया है कि डिंब वाहिनी में निषेचन होने के पश्चात गर्भ है वो गर्भाशय में आकर गर्भाशय भित्ति में अवस्थित हो जाता है, यानी गर्भ है वो गर्भाशय भित्ति में आके अवस्थित होता है निषेचन के बाद में। और गर्भाशय के जो आकार के अनुसार ही गर्भ की स्थिति होती है। सबसे पहले जो गर्भ रहता है वह है श्रोणि गुहा में निरंतर वृद्धि होती रहती है। श्रोणि गुहा से वो पूरा फलक प्रवर्धन यानी जिफोइड प्रोसेस तक 9 महीने में पहुंचता है। इस स्थिति को सामान्य स्थिति कहते हैं, यानी कि प्राकृत स्थिति है। उसमें नॉर्मल रूप से श्रोणि से गर्भ का वर्धन जब पूरा फलक प्रवर्धन तक पहुंचता है, उस सामान्य स्थिति को गर्भ की प्राकृतिक अवस्था कहते हैं, तथा विपरीत स्थिति होती है उसको विकृत स्थिति कहते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। अब हम जानेंगे गर्भ अंगों की सह-स्थिति यानी एटीट्यूड ऑफ फेटस। एटीट्यूड ऑफ फेटस यानी कि गर्भ की सह स्थिति क्या रहती है, यानी गर्भाशय में किस प्रकार से स्थित रहता है। तो गर्भावस्था में गर्भ के अंगों का एक दूसरे से संबंध को गर्भांग या गर्भ अंग सह स्थिति कहते हैं। आयुर्वेद के मत अनुसार गर्भाशय में संकुचित तथा अभिमुख होता है, यानी कि गर्भ है वो संकुचित होता है, अभिमुख होता है, तथा प्रसव के समय स्वाभाविक रूप से सिर है वो योनि से सबसे पहले बाहर आता है। इसी को सामान्य स्थिति कहते हैं, यानी सामान्य स्थिति में सिर है वो ही योनि से बाहर आता है जब प्रसव होता है। 99.5% गर्भ और माता में सामान्य स्थिति में ही गर्भ होता है, प्रसव होता है। तो इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने जो श्लोक दिया हुआ है उसमें बताया है कि आभु गणो अभिमुख है, आभु गुणो अभिमुख है, शेते गर्भो गर्भाशय स्त्रिया स योनिम शीर्षा याति स्वभावतः है प्रसवम प्रति, यानी कि स्वभाव से योनि से सिर सबसे पहले बाहर आता है। इसी के साथ ही जो बताया हुआ है कि सिर है वक्ष पर झुका हुआ होता है, जैसे दिखाई दे रहा है आपको। हाथ और पैर हैं वो मुड़े हुए होते हैं, जो आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। और इसके अब नॉर्मल को बताया है कि जो सामान्य से विपरीत होता है, यानी कि सामान्य से विपरीत में कभी कभी पीठ की ओर उसका झुकाव रहता है। तो ये हम आगे भी जानेंगे कि विकृत अवस्था क्या है। आधुनिक मत के अनुसार जो बताया है कि इसमें जो अक्ष की स्थिति है वो अलग अलग प्रकार से बताई है। आधुनिक स्थिति में जो नॉर्मल या सामान्य प्रसव अवस्था है या सामान्य गर्भ की जो स्थिति है उसमें बताया गया है कि सिर है वो वक्ष स्थल पर झुका हुआ होता है। इसी के साथ ही हाथ और पैर झुके हुए होते हैं। कर्पूर संधि यानी एल्बो झुका हुआ होता है, जो एल्बो दिखाई दे रहा है सभी एक ही लाइन में होते हैं, तथा घुटने हैं वो मुड़े हुए होते हैं। इसी के अलावा जो अब नॉर्मल पोजीशन है जिसको डीफ्लेक्स्ड बोला है, नॉर्मल पोजीशन को बोला है फ्लेक्स्ड पोजीशन या फिक्स्ड पोजीशन। तो फ्लेक्स्ड का उल्टा रहता है डीफ्लेक्स्ड, यानी कि सामान्य के विपरीत। तो आचार्य वाघभट्ट ने बताया है कि अब नॉर्मल यानी कि असामान्य गर्भ की स्थिति में
गर्भस्तु मातु है पृष्ठाभिमुखो, यानी ये पृष्ठाभिमुख होता है। ललाटे कर्तांजलि समकुंचिंगो गर्भकोष्ठे, ये अष्टांग संग्रह में बताया हुआ है, यानी कि गर्भ है गर्भाशय में माता के पृष्ठ की ओर होता है। तो इस स्थिति में माता के पृष्ठ की ओर गर्भ रहता है ज़्यादा। साथ ही बताया हुआ है कि सिर का हिस्सा है वो संकुचित रहता है, सिर का हिस्सा रहता है वो संकुचित रहता है। वक्षस्थल की ओर झुके हुए रहते हैं, वक्षस्थल है उसमें झुके हुए रहते हैं, तथा सभी अंग झुके हुए रहते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि सभी अंग है वो झुके हुए रहते हैं। और गर्भ है वो माता के पृष्ठ की ओर होता है, यानी कि पृष्ठ की ओर होना वो एबनॉर्मल पोजीशन में आता है। इसी के साथ ही आचार्य चरक ने ये बताया है कि गर्भाशय में माता के पीठ की ओर मुख करके तथा ऊपर सिर करके रहता है तथा वह अपने अंगों को संकुचित रखता है। तो ये सभी अवस्थाएं हैं वो अबनॉर्मल के अंतर्गत आती हैं। इसी के साथ ही आचार्य चरक ने बताया है कि वह गर्भ घुमाव खाकर जन्म का समय प्राप्त होने पे प्रसव कारक जो प्रसूति मारुत बताया था हमने, प्रसूति वायु होती है, उससे प्रेरित होकर अपत्यपात से बाहर निकलता है। यह गर्भ निकलने की प्रवृत्ति है, यानी कि गर्भ है वो प्रसूत वायु से घुमाव खाकर योनि मार्ग से बाहर निकलता है। तो ये नॉर्मल प्रकृति है। इससे भिन्न सिर का पहले न आना, यानी कि सामान्य प्रसव अवस्था में सिर पहले आता है, यदि सिर का पहले न आना, हाथ पैर व नितंब का पहले आना, यानी पहले हाथ आना या पैर आना या नितंब आना, यह विकृत अवस्था कहा गई है। तो यानी कि विकृत अवस्था में नितंब या हाथ पैर पहले बाहर आते हैं, जबकि नॉर्मल अवस्था में सिर है ये पहले बाहर आता है। तो ये स्थितियाँ दी हुई हैं। अभी हम इनका अक्ष या स्थिति जानेंगे, यानी कि जो स्थिति रहती है वो अक्ष के अनुसार जानेंगे, जिसको लाई ऑफ फेटस बोलते हैं। तो गर्भ का अनुदैर्घ्य अक्ष का माता के पृष्ठ के दीर्घ अक्ष के साथ संबंध को अक्ष या स्थिति कहते हैं। यानी कि एक तो माता का जो पृष्ठ रहता है, इसका जो दीर्घ अक्ष होता है, इसके साथ में जो गर्भ का अक्ष रहता है अनुदैर्घ्य अक्ष, इसको अनुदैर्घ्य अक्ष बोला है। इन दोनों का जो संबंध होता है उसी को ही अक्ष या स्थिति कहते हैं। 28 सप्ताह तक गर्भ की स्थिति है वो परिवर्तनशील होती रहती है, यानी 28 वीक तक परिवर्तनशील गर्भ रहता है। वह गर्भाशय के भीतर किसी भी तरफ घूम सकता है। उसके पश्चात वह निम्नलिखित 3 स्थितियों में आके रुक जाता है, यानी कि 28 वीक के बाद में वो या तो अनुदैर्घ्य अक्ष या जिसको वक्र अक्ष बोला है या अनुप्रस्थ अक्ष, इन तीनों में से किसी एक स्थिति में आके वो रुक जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुदैर्घ्य अक्ष। अनुदैर्घ्य अक्ष में लॉन्गिट्यूडिनल लाई बोलते हैं। इसका मतलब है कि गर्भ की दीर्घ अक्ष, यानी कि जो गर्भ की दीर्घ अक्ष का माता के दीर्घ अक्ष के साथ संबंध को अनुदैर्घ्य अक्ष कहते हैं। ये है गर्भ का अक्ष एंड ये माता का पृष्ठ का जो अक्ष रहता है इसके, तो ये सामान्य अक्ष है और ज़्यादातर यानी कि 99.5% शिशु इसी अक्ष में रहते हैं, जिसको अनुदैर्घ्य अक्ष बोला है। सेकेंड अक्ष जो ओब्लिक लाई बोला है, यानी कि वक्र अक्ष, इसमें बताया कि गर्भ का पृष्ठवंश माता के पृष्ठवंश से 45 डिग्री के कोण के साथ संबंध को वक्र यानी तिरछा, वक्र को हम तिरछा भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो वक्र रहता है ये 45 डिग्री रहता है, जो आपको दिखाया गया है, यानी कि गर्भ की स्थिति थोड़ी सी झुकाव वाली रहती है। इसी को हम अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य के जो बीच की अवस्था है
यानी वक्र अक्ष के रूप में जानते हैं। नंबर 3 जो पोजीशन है, जो अक्ष है, इसको ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ अक्ष बोलते हैं। तो अनुप्रस्थ अक्ष के अंतर्गत इसमें बताया है कि गर्भ के जो पृष्ठवंश का, जो गर्भ का पृष्ठवंश रहता है, इसमें दिखाई भी दिया हुआ है, वो माता के जो पृष्ठवंश है उसके साथ समकोण बनाता है। यानी कि इसमें जो गर्भ है वो और ज़्यादा आगे की ओर बढ़ता है। यह असामान्य अक्ष होता है तथा 0.5% गर्भ इस स्थिति में रहते हैं। यानी गर्भ का अक्ष माता के अक्ष के लंबवत होना, यह अस्थिर अवस्था है। जो वक्र अक्ष अवस्था को बताया है, अस्थिर अवस्था बताया है। तो इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं कि गर्भ की प्राकृतिक गर्भ क्या है, यानी सिर का बाहर आना। विकृत स्थिति क्या है, पहले नितंब या हाथ पैर का आना। साथ में ही गर्भ की जो सह स्थिति है उसमें भी आप लिख सकते हैं कि सिर वक्ष पर झुका हुआ, हाथ पैर मुड़े हुए, इसके विपरीत होता है, वो अब नॉर्मल में आता है। इनकी 3 स्थितियाँ बताई हुई हैं। 28 वीक तक जो गर्भ है वो परिवर्तनशील रहता है। 28 वीक के बाद में इन तीनों स्थितियों में से किसी एक में आ जाता है। तो 99.5% यानी ज़्यादातर जो प्रसव होते हैं वो अनुदैर्घ्य अक्ष पे रहते हैं एंड 0.5% रहते हैं अनुप्रस्थ अक्ष पे। वक्र अक्ष ये अस्थिर अवस्था है। तो ये हम आपको 3 स्थितियाँ बताई हैं गर्भ की। अब हम जो गर्भ का उदय या गर्भ अवतरण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि जो गर्भ का उदय रहता है या गर्भ अवतरण रहता है उसके बारे में जानेंगे। तो गर्भ उदय या गर्भ अवतरण वो होता है यानी प्रसव के पूर्व गर्भ का जो भाग गर्भाशय के निचले भाग में स्थित होता है, यानी कि प्रसव पूर्व गर्भ का जो भाग गर्भाशय के निचले भाग में स्थित होता है, इस अवस्था को हम गर्भ अवतरण या साथ में ही हम उदय भी बोलते हैं। तो ये गर्भ अवतरण, तो गर्भ अवतरण भी जैसे हमने बताया कि 3 एक्सिस पे रहता है, उसी प्रकार से गर्भ का अवतरण है वो भी 3 प्रकार से होता है। टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन यानी 3 टाइप्स प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। सबसे पहला दिया हुआ है शिरोवतरण। शिरोवतरण को शेफालिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं। दूसरा है श्रोणीय अवतरण जिसको कोडालिक और ब्रिच और पेल्विक प्रेजेंटेशन बोला जाता है, यानी ये पेल्विक प्रेजेंटेशन रहता है। तीसरा दिया हुआ है पार्श्व अवतरण जिसको ट्रांसवर्स या शोल्डर अवतरण है वो बोलते हैं। तो ये तीनों का नाम आप शिरो अवतरण, श्रोणीय अवतरण यानी जो पेल्विक, शिरो एंड पार्श्व, ये 3 प्रकार से गर्भ का अवतरण होता है यानी गर्भ का उदय होता है। तो इनके भी आगे जाके 3 भेद दिए हुए हैं। तो शिरो अवतरण में दिया हुआ है कि इस अवस्था में जो गर्भ की स्थिति वो लगभग 96.3% तक जो प्रसव है वो इसी अवस्था में होते हैं, जिसमें गर्भ का सिर है वो नीचे की तरफ रहता है। श्रोणीय अवतरण के अंतर्गत बताया हुआ है, यानी इसमें जानु एंड पाद उदय पहले होता है, यानी कि हाथ या पैर का पहले बाहर आना या स्पीक उदय होना, नितंब उदय होना, तो ये सब बताया हुआ है। पार्श्व अवतरण में बताया हुआ है कि सबसे पहले शोल्डर यानी कंधा जिसको स्कंद उदय बोला है, कर्पूर उदय यानी जिसमें एल्बो जॉइंट यानी कोहनी एंड हस्त उदय यानी हाथ का उदय होना, यानी कि ये पार्श्व यानी कि जो पीछे का हिस्सा है, पीठ का हिस्सा, वो यदि योनि की तरफ रहता है, यदि बाहर की तरफ रहता है तो उसको पार्श्व अवतरण बोला है। ये अवस्था बहुत ही कम पाई जाती है, 0.5% दिया हुआ है। श्रोणीय अवतरण दिया हुआ है 3.2%। तो गर्भ है इन तीनों स्थितियों में पाया जाता है। अब इनके आगे जो भेद दिए हुए हैं उनमें जानते हैं कि शिरो अवतरण के कौन कौन से भेद हैं जो आपको दिए हुए हैं। तो शिरो अवतरण के 3 भेद दिए हुए हैं।
शिरो अवतरण की पोजीशन होने पे या तो शीर्ष उदय होगा, या जिसको वर्टेक्स पोजीशन बोलते हैं, या ललाट उदय यानी ब्रो जिसको बोलते हैं ब्रो प्रोजेक्टेशन, एंड मुखोदय यानी फेस प्रेजेंटेशन। तो ये 3 प्रकार से शिरो अवतरण होता है। श्रोण्य अवतरण में दिया हुआ है, यानी इसमें या तो सिर रहेगा, या ललाट रहेगा, या मुख रहेगा। तो ये ज़्यादा 96.3% जो डिलीवरी हैं वो इसी पोजीशन में होती हैं। शीर्ष उदय की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, यानी 96% रहती है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट श्रोण्य अवतरण, जिसको हमने ब्रीच या पोडोलिक या पेल्विक प्रेजेंटेशन बताया है, इसकी संभावना 3.2% रहती है। तो जो पोजीशन आपको गर्भ में दिखाई दी हुई है गर्भाशय में, इस पोजीशन में रहना, यानी सिर ऊपर की ओर रहना एंड सीधा रहना बच्चे का। तो इसमें बताया कि या तो स्पीक उदय होता है, जिसको कंप्लीट उदय बोला है, कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन, या बोला है स्पीक पादोदय, यानी यह है स्पीक एंड पादोदय, यानी दोनों का साथ में होना, पाद और स्पीक दोनों का साथ में, या स्पीक उदय होगा, या जानु उदय होगा, यानी जो एल्बो या कोहनी है, या पादो उदय होगा। तो इसी पोजीशन में जब यदि कोई भी सबसे पहले गर्भ से बाहर आता है जो अंग, उसी को उदय बोलते हैं। तो इसमें आप जो 4 इसके पॉइंट बताए हुए हैं ये चारों लिख सकते हैं, यानी स्पीक पादो उदय, स्पीक उदय, जानु उदय एंड पादो उदय, यानी कि नी का बाहर आना, फुट का बाहर आना, रैंक का बाहर आना, या कंप्लीट यानी कि स्पीक एंड पाद दोनों का बाहर आना पैरों का। अभी हम जानेंगे पार्श्व अवतरण। पार्श्व अवतरण में जो पार्श्व अवतरण है इसका मतलब है ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। इसके भी 3 भेद होते हैं। तो फर्स्ट है स्कंदोदय यानी शोल्डर प्रेजेंटेशन, सेकंड है कर्पूरोदय यानी एल्बो प्रेजेंटेशन, एंड हस्तोदय यानी कि हाथ का बाहर आना, जिसको हैंड प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो ये गर्भ अवतरण के प्रकार हैं। इससे पहले हमने जाना था जो अक्ष हैं वो भी 3 प्रकार की होती हैं, गर्भ अवतरण है ये भी 3 प्रकार का होता है, और इनके अलग अलग भेद दिए हुए हैं। यानी प्रसव पूर्व गर्भ का जो भाग सबसे पहले नीचे के भाग में स्थित होता है या सबसे पहले योनि से बाहर आता है, उसी के आधार पर इनके टाइप्स बताए गए हैं। अब हम जानेंगे गर्भासन यानी पोजीशन ऑफ फेटस, यानी कि फेटस की जो पोजीशन है। इससे पहले हमने प्रेजेंटेशन जाना, अभी पोजीशन जानेंगे। उससे पहले हमने अक्ष जाना था, लाई जाना था, अभी हम पोजीशन ऑफ फेटस जानेंगे। तो पोजीशन ऑफ फेटस यानी कि उसको गर्भासन कहते हैं। तो गर्भासन के बारे में आप लिख सकते हैं कि गर्भासन क्या होता है। तो गर्भासन के बारे में आप लिख सकते हैं कि गर्भ के अंगों का माता के श्रोणि के विभिन्न चतुर्थांश के साथ संबंध, यानी इसमें गर्भ के अंगों का माता के श्रोणि के जो 4 चतुर्थांश हैं, तो यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको चतुर्थासन बोलते हैं। श्रोणि के चतुर्थासन के साथ संबंध को क्या कहते हैं? गर्भासन कहते हैं। तो इसके द्वारा ही हम गर्भाशय में स्थित जो गर्भ के अवतरित होने वाले भाग का माता के शरीर के मध्य रेखा अथवा श्रोणि गुहा के विभिन्न चतुर्थांशों के सापेक्ष संबंध ज्ञात होता है। यानी कि इससे हम श्रोणि गुहा, जो माता की श्रोणि गुहा रहती है और गर्भ के अंग रहते हैं, उनके बीच में संबंध प्राप्त करते हैं, जिसको गर्भासन बोला गया है। तो सामान्यतः बताया है कि शिरो अवतरण रहता है। शिरो अवतरण हमने बताया था लास्ट में। तो सामान्यतः है शिरो अवतरण में 4 प्रकार का गर्भासन पाया जाता है। शिरो अवतरण रहता है, उसमें 4 प्रकार का गर्भासन पाया जाता है। इस प्रकार से कुल
16 प्रकार का गर्भासन होता है, यानी कि टोटल ये 16 प्रकार का होता है, जो हमने 4 प्रकार बताए थे अलग अलग। अतः स्त्री श्रोणी पूर्व, अपर तथा वाम दक्षिण भेद से 4 समान खंड में विभाजित होते हैं, यानी कि इसके 2-2 भाग होते हैं, जो हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रथमासन। तो आप एग्जाम में जैसे ही सबसे पहले लिखेंगे प्रथमासन, तो यह आसन सबसे अधिक लगभग 70% पाया जाता है, यानी कि ये सर्वाधिक सामान्य स्थिति में पाया जाता है। 70% स्थिति है यही होती है, जिसमें आपको दिखाई भी दिया है। इसे वाम पूर्व अनुशीर्षासन कहते हैं, यानी कि LOA का मतलब होता है लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर, यानी कि लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर, इसी का मतलब होता है वाम पूर्व अनुशीर्ष आसन। यानी कि इसमें जो लेफ्ट साइड में है, इसमें गर्भ का सिर श्रोणी के वाम पूर्व चतुर्थांश में रहता है, यानी कि लेफ्ट भाग में रहता है, पूर्व चतुर्थांश में रहता है। तो 4 चतुर्थांश बताए थे, उसमें बताया हुआ है कि इस स्थिति में गर्भ है, उसका सिर, यानी कि गर्भ का सिर वो श्रोणी के वाम पूर्व चतुर्थांश में रहता है। तो ये आप लिख सकते हैं कि वाम पूर्व चतुर्थांश में इसमें रहता है, जो लेफ्ट साइड में है उसी स्थिति में रहते हैं। तथा गर्भ की पीठ, जो गर्भ की पीठ रहती है वो माता के बाएं तथा सामने की ओर होती है। तो माता के बाएं साइड में जो गर्भ की पीठ रहती है वो उधर रहती है, तो ये उधर में आप पता लगा सकते हैं। तथा सिर है वो नीचे की ओर, शिरोउत्तरण में हमेशा सिर नीचे की ओर रहेगा। मुंह है ये वाम पूर्व, और पीठ है वो माता के बाईं ओर तथा सामने की ओर रहती है। तो ये है। इसी के साथ में ही जो सिर का मध्य सीमंत माता के श्रोणी पर्यंत के दक्षिण तिर्यक व्यास में रहता है, तथा पक्ष कपाल है वो वाम श्रोणी गवाक्ष के समीप तथा ललाट दक्षिण त्रिकजंद संधि के समीप रहता है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें जो मुंह रहता है वो वाम साइड में रहता है, यानी कि लेफ्ट साइड में रहता है, और पोजीशन है वो भी आप बता सकते हैं। यानी कि इस स्थिति में जो गर्भ रहता है वो इसी पोजीशन में रहता है, जो आपको ये पोजीशन दिखाई दे रही है, इसी पोजीशन में ये, इसी को वाम है, वाम पूर्व अनुसार शीर्षासन बोला है, तो इसी पोजीशन में रहता है। और यही मुंह यदि इस साइड में करते हैं तो उसको हम बोलते हैं द्वितीयासन, यानी सेकंड पोजीशन, जिसको दक्षिण पूर्व अनुशीर्षासन बोलते हैं। तो दक्षिण में आपको दिखाते हैं कि दक्षिण पूर्व शीर्षासन कौन सा होता है। तो द्वितीय आसन है, इसमें राइट ओसिपिटो एंटीरियर, जिसको बोला हुआ है दक्षिण पूर्व, यानी कि दक्षिण पूर्व अनुशीर्षासन। इसमें लिख सकते हैं आप कि जो गर्भ का सिर रहता है, यानी सिर रहता है वो माता के श्रोणी के अंतर्गत, इसमें बताया है कि दक्षिण पूर्व चतुर्थांश में रहता है, यानी कि दक्षिण पूर्व चतुर्थासन में रहता है। साथ ही गर्भ की पीठ है वो माता के दाहिनी, यानी कि इसमें पीठ दाहिनी ओर हो जाती है, तथा सामने की ओर और सिर नीचे की ओर रहता है। तो सिर हमेशा नीचे की ओर रहेगा। तो ये आप बता सकते हैं। बाकी सब सेम रहता है, यानी कि इसका पक्ष कपाल भाग दक्षिण श्रोणी गवाक्ष के समीप तथा ललाट वाम त्रिक जघन संधि रहती है, जो त्रिक जघन संधि रहती है यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके समीप रहता है। अभी हम जानेंगे तृतीयासन। तो तृतीयासन को थर्ड पोजीशन बताया है। यह आसन 8% पाया जाता है, यानी कि ये 8% ज़्यादातर रहता है, 70%। प्रथम आसन, जिसको वाम पूर्व
शीर्ष आसन बोला है। 20% यानी शीर्ष दक्षिण अग्रखंड में, सिर है वो वाम अग्रखंड में। तृतीय आसन है, ये 8% रहता है, इसमें सिर रहता है वो दक्षिण पश्च यानी कि इससे जस्ट अपोजिट दक्षिण पश्च खंड में रहता है, पीछे की तरफ रहता है, जिसको राइट ओसिपिटो पोस्टेरियर बोला है। इसी को ही पश्च यानी इसको हम दक्षिण पश्च शीर्षासन बोला है। तो ये दक्षिण पश्च शीर्षासन या इसको हम दक्षिण पश्च कपालासन भी बोलते हैं। नेक्स्ट 2 दिया हुआ है, इसमें गर्भ का जो सिर रहता है वो श्रोणी के दक्षिण पश्च चतुर्थासन में रहता है, यानी कि दक्षिण पश्च है उसके चतुर्थासन में, यानी कि पीछे की तरफ रहता है। ये अग्र नहीं रहता है, ये पीछे की साइड में रहता है, लेकिन मुंह रहेगा वो दक्षिण साइड में रहेगा। इसमें जस्ट प्रथम आसन के अपोजिट यानी कि ये 2% पोजीशन रहती है। यह आसन लगभग 2% तक पाया जाता है। इसे वाम पश्च यानी कि इसको हम वाम पश्च कपालासन या शीर्षासन भी बोलते हैं। तो यह है गर्भ में इसका सिर श्रोणी के वाम पश्च चतुर्थांश में रहता है, यानी कि वाम पश्च जो खंड रहता है उसके अंतर्गत ये जो सिर रहता है श्रोणी के अंतर्गत रहता है। तो इस प्रकार से ये चारों आसन हमने पढ़े जिनको गर्भासन बोलते हैं। इनको हम द पेल्विक कंपास भी बोलते हैं, साथ ही इसको पोजीशन ऑफ फेटस भी बोला जाता है, यानी कि गर्भ है वो श्रोणी में किस प्रकार या किस स्थिति में रहता है उसी के आधार पे ये एलओए, आरओए, आरओपी यानी पोस्टेरियर पश्च भाग में एंड एलओपी यानी कि पश्च भाग में। तो ये चारों आप लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें संभावना एलओए पोजीशन रहती है, जो हमने आपको दिखाया है कि एलओए पोजीशन कौन सी होती है, जिसमें नॉर्मल पोजीशन रहती है। जैसे ये पोजीशन है, ये एलओए पोजीशन है। साथ ही जो यदि यही मुंह इस साइड में हो यानी कि अपोजिट हो तो इसमें ये आरओए बोलते हैं, और पश्च भाग में होने से आरओए को आरओपी एंड इस पोजीशन में यदि पश्च भाग में रहता है गर्भ तो उसको एलओपी बोलते हैं। तो ये सभी अवस्थाएं हमने आपको दिखाई, इनको आप देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने चतुर्थासन यानी कि जो गर्भासन यानी कि गर्भ के अंगों का माता के श्रोणी के साथ जो संबंध है उसके बारे में अध्ययन किया। इससे पहले हमने गर्भ के जो अक्ष है उनके बारे में जाना, साथ ही हमने शिरो अवतरण के बारे में भी इस लेक्चर में जाना। तो ये एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, सामान्य ज्ञान के लिए भी ये पता होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।